हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा लोक सेवा आयोग के द्वारा। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस का जो फर्स्ट पेपर हो रहा है, जीएस के फर्स्ट पेपर को मैं कवर करा रहा हूँ। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने प्राचीन भारत का इतिहास लेकर के आया हूँ। इसको संक्षिप्त में डायग्रामेटिकल फॉर्म में मैं इसको एलिब्रेट करने वाला हूँ। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, फिर मोहनजोदाड़ो क्या होता है, फिर उसके बाद से जितने भी चीज़ें होती हैं जो इतिहास से, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं जो भी चीज़ बताऊँगा उसका डायग्रामेटिकल फॉर्म में बताऊँगा और उसको मैं ये कोशिश करूँगा जितना कम हो सके उतना ही कम बताऊँगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा लॉ का ही सब्जेक्ट इतना ज़्यादा है और साथ ही साथ हमारे पास 9 माइनर लॉस भी इस बार इंक्लूड कर दिया गया है हमारे जीएस फर्स्ट पेपर में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा। अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो आपका ये चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। ये वन लाइनर फैक्ट तो नहीं कहा जाएगा, कुछ डिस्क्रिप्टिव है, कुछ वन लाइनर फैक्ट है। जो वन लाइनर होगा उसको वन लाइनर की तरफ से डील करेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसको डिस्क्रिप्टिव की तरह से डील करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो पीसीएसजे का प्रिपरेशन कर रहा है उसका जीएस में थोड़ा सा हाल खस्ता ही होता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो आप टेलीग्राम लिंक पर जा करके हमारे लॉ विद रोनी चैनल को सर्च कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्थल की बात करता है और उत्खननकर्ता, सर्वेक्षण और खोजकर्ता की बात करते हैं। ये क्या होता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब पूछ रहा है हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई है। इसी तरह से सिंपल ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि वो भी जान रहा है कि ये जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं और इनसे बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब पूछेगा आपसे मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था, तो ये राखलदास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। चनहुदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया, एनजी मजमूदार जी के द्वारा किया गया था। लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया था, एसआर राव जी के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का खोज किसके द्वारा किया गया था, अमलनंद घोष जी के द्वारा ये किया गया था। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे सुतकांगेडोर का खोज किसने किया था, आरएल स्टाइन जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। रोपड़ का खोज बीबी लाल जी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा का खोज जेपी जोशी जी के द्वारा किया गया था। आपको पता चल गया कि हाँ इस चीज का खोज किसके द्वारा किया गया था, कौन इसका प्रतिपादक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसके डायग्रामेटिकल फॉर्म से मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में यहीं से पूछे जाएंगे। आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए तो भी आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, और ये सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो भी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, हम हड़प्पा को लेते हैं और इसको पूरा इसके एक एक साक्ष्य को हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। प्राप्ति साक्ष्य मीन्स की जो कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, तो जो शंख का ये बैल है, मीन्स की शंख का बना बैल यहाँ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से जब हम लोग प्राप्त किए थे तो क्या सबसे पहले प्राप्त किए थे, तो यहाँ से शंख का एक बना बैल हम लोगों ने हड़प्पा से प्राप्त किया था। दूसरा चीज प्राप्त किया था उर्वरता की देवी का चित्र हम लोगों ने प्राप्त किया था। मीन्स कि यहाँ पे ये साक्ष्य मिला था कि हाँ यहाँ पे खेती बाड़ी होता था, इसीलिए उर्वरता की देवी का चित्र मिला था। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी यहाँ पे मिले थे। फिर समाधि R37 कब्रिस्तान भी यहाँ पर मिले थे। फिर यहाँ पे क्या मिले थे, गेहूं तथा जौ के दोनों के अवशेष भी यहाँ पे मिले थे। गेहूं के भी और जौ के अवशेष यहाँ पर दोनों हमको प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुआ था। और नीचे देखिए यहाँ पर गेहूं और जौ के तो हमको साक्ष्य मिले ही थे, लेकिन साथ साथ हमें और क्या मिला था, यहाँ पे पीपल का बना इक्का भी मिला था। जो पीतल जो होता है, सोना चांदी तांबा पीतल, तो यहाँ पे पीतल का बना एक इक्का भी हमको प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट क्या प्राप्त हुआ था, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र भी प्राप्त हुआ था। मछुआरे का चित्र बना हुआ प्राप्त हुआ था। मीन्स कि लोग यहाँ पे मछली में भी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए यहाँ पे ये प्राप्त हुआ। दो टीलों के साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त हुए। वो कौन कौन सा टीला का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो उन दोनों टीलों के बारे में हम बताते रहे हैं कौन कौन टीला। जो पहला टीला प्राप्त हुआ था वो पूर्वी टीला कहा जाता था, और जो दूसरा टीला प्राप्त हुआ था उसको पश्चिमी टीला कहा जाता था। जो पूर्वी टीला प्राप्त हुआ था उसको नगर टीला के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी टीला प्राप्त हुआ था उसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मोहनजोदाड़ो है, अब ये कहाँ पर स्थित है, अब जो इसकी जो वर्तमान स्थिति है, ये स्थिति इसका
मांटेमेरी जिला में मीन्स की वर्तमान साहिवाल ये पाकिस्तान में है। जो इसकी जो अब इस समय है ये हड़प्पा, तो ये हड़प्पा कहाँ पे इस समय मिल गया है? तो ये जो हड़प्पा जो इस समय है ये पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया, मीन्स कि ये पाकिस्तान में चला गया है। ये कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो आपको बस सिंपली आपको यही चीज़ फैक्ट लर्न करके रखना है कि हाँ हमें क्या मिला था? शंख मिला था, उसके बाद से उर्वरता की देवी का फोटो मिला था, ईंटों के साक्ष्य मिले थे, फिर समाधियों का साक्ष्य मिला था, गेहूं और जौ का अवशेष भी मिला था, पीतल का इक्का मिला था, फिर मछुआरे का चित्र भी मिला था। इसको दो चीज़ों में बांट दिया गया, एक पूर्वी टीला में, एक पश्चिमी टीला में। पूर्वी टीला में नगर टीला कहते हैं, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते हैं। अभी इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में चली गई है। इसी तरह से आप 2 बार इसको कर लेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हम लोग का हिस्ट्री से कभी पाला पड़ा नहीं, हम लोग जुडिशरी वाले हैं, जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, ना हिस्ट्री पढ़ें, ना साइंस पढ़ें, ना जीके पढ़ें, कुछ हम लोगों का पढ़ना ही नहीं होता था। ये तो यूपी का सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ रहा है। तो बस आप पढ़ लीजिए जिससे कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, बस हम यही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी आपको लगता है कि जी हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो आप बाद में पीएचडी करिए हिस्ट्री से, कोई नहीं मना करेगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, हम इसी तरह से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदड़ो क्या है? ये सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला इसको हम कहते हैं। अब देखिए इससे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जो प्राप्त साक्ष्य मीन्स की जो यहाँ से जो भी हम लोगों ने साक्ष्य प्राप्त किया था, मोहनजोदड़ो से जो भी हम लोगों ने साक्ष्य प्राप्त किया था, तो क्या क्या? पहला, एक बृहद स्नानागार हम लोगों ने प्राप्त किया था, मीन्स की बाथ टब को हम लोगों ने प्राप्त किया था। जब इसका खोज किया जा रहा था तो उस समय एक बृहद स्नानागार मीन्स की बाथ टब मीन्स की हौदा का वहाँ पे प्राप्ति हुआ गया था, मीन्स की हौदा वहाँ पे मिला था। फिर उसके बाद से सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वहाँ पे मिले थी। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण मिला था। जॉन मार्शल का कथन है, ये जॉन मार्शल जी के द्वारा ये बताया गया था कि आश्चर्यजनक वहाँ पे कुछ निर्माण के कार्य भी मिले थे कि हाँ हमको पहले वहीं पे पता चला कि हाँ अच्छा इस तरह से भी बिल्डिंग ये लोग बना करके रहते थे। ये सभी साक्ष्य हमको वहाँ से मिले हैं। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये एक इतिहासकार हैं जॉन मार्शल के द्वारा ये कथन कहा जा रहा है। जॉन मार्शल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि ये चीज़ें के बारे में किसने बताया था? जॉन मार्शल जी के द्वारा बताया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या साक्ष्य आपको मिला। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें यहाँ पर मिली, विशाल अन्नागार मिला, मीन्स की जो हम लोग स्टोर रूम देखते हैं वो स्टोर रूम भी यहाँ से हमको प्राप्त हुआ। नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति मिली, मीन्स की नृत्य करती हुई मीन्स डांस करती हुई एक नारी की मूर्ति मिली। फिर पुजारी योगी की मूर्ति भी मिली, यहाँ पे पुजारी की भी मूर्ति मिली, योगी की भी मूर्ति मिली। फिर उसके बाद से मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ मीन्स शिव जी की भी मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई, मीन्स कि ये लोग भगवान में भी विश्वास रखते थे, इससे ये पता चलता है। शिप की बनी हुई पटरी मिली, सीपी की बनी हुई पटरी मिली। उसके बाद से संभवतः घोड़े के यहाँ पे दांत भी मिले, मीन्स कि उस समय घोड़े भी हुआ करते थे। गीली मिट्टी पर कपड़ा भी मिला, जो गीली मिट्टी था वहाँ पे कपड़े का भी मीन्स कि इन लोगों के पास कपड़े का भी ये लोग अच्छा इस्तेमाल करते थे, इसीलिए वो सारा साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर सूती कपड़ा, इन लोगों को सूती कपड़े के भी बारे में जानकारी थी, तो सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला था। और हाथी का कपाल खंड भी मिला था, मीन्स कि जो सर का जो भाग होता है वो हाथी का कपाल खंड भी यहाँ पे मिला था। अब इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? ये इसकी जो वर्तमान स्थिति है ये भी पाकिस्तान में ही चला गया है। लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के दाएं तट पर ये स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों की स्थिति वर्तमान में कहाँ है? ये दोनों पाकिस्तान में इस समय हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोथल की, हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को डायग्रामेटिकल फॉर्म में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका दिमाग में अगर एक भी फैक्ट रहेगा तो आप एग्जामिनेशन में 1 नंबर लेके आएंगे, 1 नंबर दे के हमको नहीं आना है। अब देखिए लोथल के बारे में बात करते हैं, लोथल की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं कि लोथल का क्या विशेषता था। लोथल बना था तो भाई किस लिए ये फेमस था? ये पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। जो लोथल था ये पश्चिम से लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। सर्व प्रमुख विशेषता इसकी क्या थी? जहाज़ों की गोदी मीन्स की डाकयार्ड यहाँ पे बनाए थे। सभी जहाज जो आते थे यहीं पे सभी जहाज को रोका जाता था, ये एक डाकयार्ड टाइप का था। अब यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले थे? यहाँ पर फारस की मुद्रा मीन्स की फारस का सील भी मिला था, मुद्रा भी मिला था, मीन्स की फारस देश से भी लोग यहाँ पे क्या करने आते थे? उस टाइम व्यापार करने आते थे। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी यहाँ पर मिलते थे। धान चावल और बाजरा की भी फसल के बारे में यहाँ पे इन लोगों को जानकारी थी उस टाइम पे, उसके भी साक्ष्य मिले थे। फिर फारस की
मुहर भी यहाँ पर मिली थी, 3 युगल समाधियाँ भी मिली थी। मीन्स कि एक साथ 3 समाधियों का यहाँ पर जिक्र भी किया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि मीन्स कि यहाँ पे समाधि भी एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया, ऐसी समाधि भी मिली। अब इसका स्थिति देखिए, ये कहाँ पे स्थित है, जो मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे, हड़प्पा की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान में है। अब इसकी स्थिति देखिए, ये अहमदाबाद जिला गुजरात में ये है इस टाइम। ये जो है ये लोथल की हम बात कर रहे हैं तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक, अब बात करते हैं चुनहुदड़ो की। ये चुनहुदड़ो क्या है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चुनहुदड़ो मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी, अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यहाँ पे प्राप्त हुए। चुनहुदड़ो से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसी तरह से आपसे ऑप्शन में दे देगा कि चुनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ। जैसे ये 4 चीज़ें हैं, इसमें से 3 चीज़ों के बारे में दे दिया, जैसे अलंकृत हाथी का चित्र यहाँ से मिला, खिलौना मिला, लिपस्टिक इस तरह से भी आपको दे देगा कि हाँ यहाँ से क्या चुनहुदड़ो वाले लोगों को लिपस्टिक के बारे में, चूड़ी के बारे में क्या जानकारी थी। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है लिपस्टिक के बारे में, चूड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले थे। इस प्रकार से आपसे ध्यान में रखा जा सकता है कि चुनहुदड़ो में ये सभी चीज़ें का साक्ष्य हमको मिला था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से हमें ईंटें प्राप्त हुई। सबसे पहले तो हम ईंट की बात करते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई, एक कच्ची ईंटें प्राप्त हुई थी और एक पक्की ईंटें प्राप्त हुई थी। जो कच्ची ईंटें प्राप्त हुई थी वो भवन निर्माण में प्रयुक्त किया जाता था, और जो पक्की ईंटें प्राप्त की गई थी वो नालियों को बनाने के लिए इन्होंने किया था। वहाँ पे सभ्यता को डेवलप्ड दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से ये लोग अपनी सभ्यता को डेवलप्ड किए थे। मीन्स कि यहाँ पे नाली भी था, ये लोग पक्के मकान भी बना करके उस समय रहते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, केवल नालियों, कुओं और स्नानागार निर्माण में प्रयुक्त होता था। क्या चीज़, पक्के जो ईंट होते थे वो इन्हीं सभी चीज़ों में ये लोग काम में लाते थे। अब इनके प्राप्त साक्ष्य देखिए, इनसे क्या क्या प्राप्त साक्ष्य होते हैं। अब देखिए, जूते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिलता है, भूकंप का साक्ष्य यहीं से मिलता है, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए, इसका भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। फिर सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहर, मृदभांड के टुकड़े का साक्ष्य यहीं से मिला था। अब इसकी जो ओरिजिनल स्थिति इस समय कहाँ है, ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में इसको इस समय ये स्थित है। अब बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा क्या होता है, धौलावीरा से हम क्या समझते हैं। धौलावीरा से हमें क्या क्या मिला था, इसकी विशेषताओं को देख लीजिए। आयताकार नगर में ये बसा था। ये जो धौलावीरा जो नगर बसा था ये आयताकार रूप में बसा था। ये नगर 3 भागों में विभक्त था। किस किस भाग में विभक्त था, पहले को हम लोग किला के नाम से जानते हैं, दूसरे को मध्य नगर और तीसरे को निचला नगर के नाम से जाना जाता था। धौलावीरा को 3 नगरों में बांटा गया था, और ये किस प्रकार से था, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, मीन्स कि आयताकार फॉर्म में था, इस तरह से था। और इसको 3 भाग में किस तरह बांटा गया था, पहले को किला कहा जाता था, दूसरे को महानगर कहा जाता था, तीसरे को निचला नगर कहा जाता था। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे। प्राप्ति के साक्ष्य, विशाल जलाशय यहाँ से प्राप्त किया गया था, उन्नत जल प्रबंधन यहाँ से प्राप्त किया गया था, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहीं से प्राप्त किया गया था। इसकी जो ओरिजिनल स्थिति इस समय है वो कहाँ पे है, वो कच्छ का रन ऑफ कच्छ, मीन्स कि गुजरात में अभी भी इसकी ओरिजिनल स्थिति यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको धौलावीरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। धौलावीरा यहीं पे है। सुरकोटड़ा के बारे में हम बात करेंगे कि सुरकोटड़ा कहाँ पे है, इसमें क्या क्या यहाँ पे विशेष था। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनेंगे हमारे लिए। बाकी अंदर हमें डीप में अगर आपको लगता है कि और डीप में पढ़ना चाहिए आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और इसीलिए मैं इस तरह से यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में मैंने अरेंज किया बुक को, और बुक से मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आया हूँ। सूतकांगेडोर के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी विशेषता क्या है, ये नगर 2 दुर्गकृति भागों में विभाजित है। यहाँ पे दुर्ग के बारे में बताया जाता है कि दो रूपों में विभाजित किया गया था, गढ़ी क्षेत्र में और आवासीय क्षेत्र में सूतकांगेडोर को विभाजित किया गया था। अब यहाँ से प्राप्ति स्थल क्या क्या, यहाँ से क्या क्या हमको प्राप्त हुआ था, तो कब्रिस्तान में कलश का समाधान प्राप्त हुआ था और घोड़ों की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त की गई थी। इसका जो स्थिति अभी कहाँ है, ये कच्छ जिला, रन ऑफ कच्छ मीन्स की गुजरात में ये जिला अभी भी है। अब बात करते हैं दैमाबाद की। जो भी हमारे लिए इतिहास में इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। दैमाबाद की विशेषता क्या थी, दैमाबाद सैधो सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थान को हम लोग दैमाबाद कहते थे। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे, उनके प्राप्ति स्थल को देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से
रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ था। सांड, गैंडे की आकृतियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई। सैधो लिपि की एक मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुई। मृत भांड, तस्तरी, प्याले, ये सभी चीज़ों का प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? ये सभी चीज़ सैधो सभ्यता से प्राप्त हुआ था। इसका स्थिति कहाँ है? ये अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में ये अभी भी स्थित है। प्रवारा नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सैधो सभ्यता है इस समय कहाँ पे है? तो जो सैधो सभ्यता है इस समय महाराष्ट्र हो गया है। फिर बनवारी, बनावली के बारे में अब यहाँ पर देखिए, बनावली क्या है? बनावली सभ्यता, ये भी इसकी भी विशेषता देखिए। सैधो संस्कृति के तीन स्तर प्राप्त हैं। यहाँ पे 3 स्तर क्या क्या प्राप्त हैं? प्राक सैधो, विकसित सैधो और उत्तर सैधो। यहाँ पे ये 3 सैधो की तो प्राप्ति की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताया जा रहा है, नगर को तांत्रिक भागों में, तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें, मीन्स की सड़क के भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, प्राप्ति इनके साक्ष्य। लाजवर्द तथा कार्नोलियन के मनके भी यहाँ पे मिले थे। हल की आकृति के खिलौने, मीन्स की हल था तभी तो हल की आकृति में खिलौने बने हैं, हल का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। तांबे का बाणांग भी यहाँ पे मिला था। मुहरे एवं बटखरे भी मिले थे, जो तराजू होते हैं, जो मुहर होती हैं, जो बाट होते हैं, उसके भी साक्ष्य यहाँ पे मिले थे। इसकी स्थिति अभी कहाँ है? ये हरियाणा में, फतेहाबाद जिला हरियाणा में ये स्थित है। बात करते हैं रोपड़ की, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। रोपड़ में ये आधुनिक नाम इसका रूपनगर हो गया, इसको रोपड़ है जो आधुनिक नाम इसका रूपनगर कर दिया गया। इससे क्या क्या हमें प्राप्त हुआ? सेलखड़ी की मुहर यहाँ पे प्राप्त हुई, चट के बटखरे प्राप्त हुए, तांबे के बाणग्रंथ तथा कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुआ था। मृद भांड तथा छुरा यहाँ से प्राप्त हुआ। मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। जो रोपड़ में मनुष्य के साथ जीवित कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। जो मालिक होता था, उस कुत्ते का भी जो मालिक होता था उसके साथ अगर व्यक्ति मर जाता था, कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता। तो वही पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिले हैं। और स्थिति कहाँ पे? ये पंजाब में है, भारत में है। सतलज नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्थल और प्राप्ति साक्ष्य, बालाकोट, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े की प्राप्ति हुई है। मांडा में कांस्य निर्मित पेचदार पिन की प्राप्ति हुई है। नसौरा, स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। रंगपुर, धान की भूसी यहाँ पे मिली है, मीन्स की धान के बारे में इन लोगों को जानकारी थी। लोथल के बात करते हैं तो वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं, मीन्स की यहाँ पे इनको चक्की के बारे में पहले से जानकारी थी। ये लोग आटा को पीस करके ही खाते थे, जौ को पीस करके ही खाते थे। काली बंगन, ताम्र मूर्ति, मीन्स की तांबे के बारे में इनको जानकारी थी क्योंकि तांबे की मूर्ति यहाँ पे मिली थी। हड़प्पा में एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे की आकृति, मीन्स की इनको पता था कि जो उत्पत्ति होती है, जो जन्म होता है वो स्त्री के गर्भ से ही होता है। तो इस चीज़ के बारे में इनको इस चीज़ के बारे में जानकारी थी। लुहास, सैधो लिपि युक्त एक ठप्पा भी प्राप्त हुआ था। सुतकांगे डोर, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे, मीन्स कि यहाँ पे चूड़ी पहना जाता था, इसीलिए तो मिट्टी का चूड़ी भी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। उसकी मूर्ति की क्या प्राप्त हुई थी? शरीर और मस्तक प्राप्त हुई थी। जो शरीर प्राप्त होता था वो भेड़ का था और जो मस्तक वो सूंडदार हाथी का था। जो मस्तक था वो सूंडदार हाथी का था और जो शरीर था वो भेड़ का शरीर था, प्राप्त हुआ था। अब हमारे लिए परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखिए, कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैधो निवासियों ने किया था। ये चीज़ आप लोग और इम्पोर्टेंट ध्यान देकर रखिएगा। जो कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? वो सर्वप्रथम सैधो निवासियों के द्वारा किया गया था। सैधो सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे बार्टर सिस्टम के बारे में इन लोगों को जानकारी थी, मीन्स कि ये बार्टर सिस्टम से अपने प्रोडक्ट को बाई एंड सेलिंग किया करते थे। सैधो सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे। जो इनके जो बाट थे वो घनाकार थे। मेहुला की पहचान, जो मेहुला थी, मेहुला की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधु छिटक विधि से बनाई जाती थी। ये मधु छिटक विधि से ये बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की पाई हुई हैं। सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी है। जो सबसे ज़्यादा मुहरें मिली हैं वो सेलखड़ी की मूर्तियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक भृंगी बैल तथा उसके बाद
कुबड़ वाले बैल का मिलता है, एक श्रृंगी वाले का मिलता है और एक कुबड़ बैल का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। इनके काल में प्रमुख खेल पासा था, मीन्स कि ये उस समय पासा का खेल खेला करते थे। फिर अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य, क्या क्या मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पे एक योगी और पशुपति शिव की मुहर यहाँ पर प्राप्त हुई थी। अब इसको देखिए किस प्रकार से इसको किया गया है। ये जो प्राप्त हुई थी ये किस प्रकार से प्राप्त हुई थी, तो ये जो मूर्ति के बाएं तरफ दो चीज़ों की प्राप्ति हुई थी, एक गैंडा था और दूसरा भैंसा था। नीचे के तरफ दो हिरन थे और दाएं तरफ एक बाघ था, एक हाथी था। जब ये मूर्ति की बात की जाती है, किस चीज़ की मूर्ति की बात की जाती है, पशुपतिनाथ की मूर्ति की बात की जाती है। तो जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के बाएं तरफ गैंडा था, भैंसा था। नीचे जो बैठा था दो हिरन बैठे थे, दो हिरन के बच्चे बैठे थे और दाहिनी तरफ एक बाघ बैठा था, एक हाथी बैठा था। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो टोटल 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह से आ रहा है, तो पूरे 6 पशु थे। पशुपतिनाथ की मूर्ति में टोटल 6 पशु थे, लेकिन कुल क्या कहते हैं, कुल 5 प्रकार के थे। कुल 5 प्रकार के, एक प्रकार का गैंडा हो गया, एक भैंसा हो गया, 2 प्रकार हो गया हिरन, 3 प्रकार हो गया बाघ, 4 प्रकार हो गया हाथी, 5 प्रकार का हो गया। तो कुल प्रकार के मीन्स जो जानवर थे वो 5 प्रकार के जानवर थे और कुल जानवरों की संख्या कितनी थी, 6 थी। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो की जो पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई थी, तो वहाँ पे कितने प्रकार के जानवर पाए गए थे, तो जानवर 6 ठो पाए गए थे। कितने प्रकार की, 5 प्रकार के जानवर 6 ठो पाए गए थे। ठीक, सैधो सभ्यता की बात करते हैं। ये विशिष्ट तथ्य है, जो विशिष्ट तथ्य है इन्हीं विशिष्ट तथ्यों को देखते हैं सैधो सभ्यता की। अब एक दृष्टि में देखिए, मीन्स की सूक्ष्म दृष्टि में इनमें क्या क्या मिले थे। यहाँ लोहे के ज्ञान का अभाव था, इनको लोहे के ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं थी। स्वर्ण, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी नहीं थी इनके पास। जानकारी थी मीन्स कि इस चीज़ की जानकारी थी, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी थी। हाथी से चलित चालकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन यहाँ पर था। शेर के अवशेष का अभाव था, मीन्स कि शेर के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी, इसीलिए शेर का अभाव था यहाँ पे। घोड़े के अवशेष प्राप्त, परंतु चित्र का अभाव था। घोड़े का अवशेष प्राप्त होता है लेकिन चित्र के बारे में कुछ इन्होंने कहा नहीं है। अब वैदिक साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वैदिक साहित्य क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे करके हम पूरा, जब तक हमारा एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है तब तक हम पूरा हिस्ट्री भी कवर कर लेंगे, पूरा पॉलिटी भी कवर कर लेंगे, पूरा साइंस भी कवर कर लेंगे और साथ साथ इकोनॉमिक्स भी सब कवर कर लेंगे। आप चिंता ना करिए, बस चैनल से बने रहिए, आपको हर एक टॉपिक पे यहाँ पे मिलेगा। और मैं आपको ये भी वादा कर रहा हूँ कि जो 9 माइनर एक्ट ऐड किए गए हैं उन माइनर एक्ट पे मैं सभी पे MCQ आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। अब देखिए परिचय, आपको पता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। अब ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक को संहिता कहते हैं, एक को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, एक को अरण्यक कहते हैं, एक को उपनिषद कहते हैं। अब किसको किसको क्या कहते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वेद है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, तो हमको ये देखना जरूरी होता है। ऋग्वेद के परिचय को देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ, जो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ होता है उसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के नाम से अगर पूछता है तो ऋग्वेद है। स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन इसमें किया गया है। कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं और एक मीन्स की इतनी ऋचाएँ हैं। इनके ऋचाओं के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि इतनी ऋचाएँ और इसमें ऋचाओं की बात की गई है जो कि 10,552 यहाँ पर ऋचाएँ हैं। सूक्ति की बात की जा रही है तो 1028 यहाँ पे सूक्ति हैं। 1017 सूक्त साकल में है और 11 सूक्तियाँ बाल सिल्क में है। तो हमसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें पूछा जाएगा कुल कितने मंडल हैं, तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं, तो 1028 सूक्तियाँ हैं। यहीं से हमारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये इसमें देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र, रचनाकार विश्वामित्र, लोहे का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पे, इसमें लोहे का कोई उल्लेख नहीं है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 9वें मंडल के 9वें जो मंडल था, 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित किया गया है। जो 9वां मंडल था वो किसको समर्पित किया गया था, तो वो सोम एक देवता थे, सोम देव को ये समर्पित किया गया था। पुरोहित को जो होता था उसको होता के नाम से, जो पुरोहित थे इसमें उनको होता के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ एतरे ब्राह्मणी थे। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 3य मंडल में ये सभी बातों को बताया जाता है। अब हम देखते हैं श्यामवेद। श्यामवेद का परिचय यहाँ पर देखिए।
साम का अर्थ होता है संगीत, मीन्स कि गाने वाला। ये जो वेद था इसको गा करके गाया जाता था, इस वेद को गाने वाला वेद कहा जाता था। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रहालय था, मीन्स कि जब यज्ञ वगैरह होता था तो इस वेद को गाया जाता था। गाने वाले वेद के नाम से हम लोग जान सकते हैं कि साम वेद में मीन्स गाने वाले, मंत्रों को गाने वाले पुरोहित उद्गाता, जो मंत्र गाते थे पुरोहित, उनको उद्गाता के नाम से हम लोग जानते थे। कुल 1875 ऋचाएँ हैं। प्रमुख सांख्य, यहाँ पे जो प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन से हैं? कैथुमीन है, रामायणीय है और जैमिनीय है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो तंडया पंचविश थे, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो तंडया पंचविश थे। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। हमारे पास 4 वेद हैं, उसमें तीसरे वेद की हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद। इसका परिचय देखिए। स्रोत का कर्मकांड एवं वर्णन, यहाँ पे कर्मकांडों के वर्णन के बारे में, मीन्स कि जो अथर्व यजुर्वेद होता है इसमें कर्मकांडों के बारे में बताया जाता है। गद्य एवं पद्य दोनों की बात की जाती है। शाखाओं की बात की जाती है। कितने शाखाओं में इसको विभाजित किया गया है? कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। अंतिम भाग ईशोपनिषद के नाम से, इसके अंतिम भाग को ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। आध्यात्मिक चिंतन से ये संबंध रखने वाला है। अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। और अधुर्वर्य कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित कहलाते थे। इसके जो पुरोहित होते हैं वो कर्मकांड को कराते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद का जो परिचय है वो 20 कांड है, मीन्स कि इसमें कुल 20 कांड हैं, 730 सूक्त और 5927 मंत्रों का संग्रह इसमें अथर्ववेद में किया गया है। 5927 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। जो इसमें जो मंत्र हैं वो 1200 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद के हैं। इसमें जो ब्रह्मा है, अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वालों को पुरोहित कहा था। जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। इनको 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पीपलाद और सैनक में इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मगध तथा अंग की राजधानी इनके उल्लेख मिलता है। दूरस्थ प्रदेश सभा और समिति की 2 प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। कौन थी? एक सभा थी और एक समिति थे। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। और उसके बाद से ब्राह्मण ग्रंथ जो इसको पढ़ते थे, गोपद एकमात्र ब्राह्मण के नाम से उनको जाना जाता था। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही जल्द ही मिलने वाला हूँ। उसमें भी हिस्ट्री के जो बचे हुए पार्ट हैं, जो अभी 4-5 पार्ट में हिस्ट्री चलेगा, तो वो सभी पार्ट मैं आपको इसी चैनल पर इसी तरह से डायग्रामेटिकल फॉर्म में वो भी करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।